अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी पे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है? देखिए, जो एसी और डीसी करंट हैं इनका मैग्नेटिक इफेक्ट तो सेम नहीं है। बहुत सादा सी बात है कि आप चार्जिंग के लिए एसी करंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आधे साइकिल में अगर ये चार्ज करेगा तो नेक्स्ट आधे साइकिल में ये डिस्चार्ज कर देगा। तो एसी इस्तेमाल नहीं होता, डीसी इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी इनका मैग्नेटिक इफेक्ट तो सेम नहीं है, लेकिन इनका हीटिंग इफेक्ट सेम होता है। तो हीटिंग इफेक्ट की बुनियाद पे हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को समझना। जरा आज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को विर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं और इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स टेक्निकल, 1-2 मिनट लगेगा लेकिन बात समझ आ जाएगी आपको। गौर से सुनिएगा जरा। देखें, अगर हम किसी वायर से 5 एम्पेयर डीसी गुजारते हैं, डीसी, और हीट पैदा होती है 25 जूल हीट, यू नो है हमारे पास आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आप इसी में से अगर 5 एम्पेयर जो है वो एसी गुजारें तो इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस होगी। एसी का हीटिंग इफेक्ट सेम नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो एसी है वो चेंज होता रहता है, वो तो जीरो भी होगा दरमियान में जाके, फिर हाफ साइकिल के बाद जीरो भी होता है, लिहाजा सेम नहीं है हीटिंग। तो अगर हम हीट 25 जूल ही करना चाहते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपको 7 एम्पेयर जो है वो एसी करंट देना पड़ेगा। मतलब हमारे पास जो एसी है वो डीसी जैसा इक्वलेंट इफेक्ट नहीं दे सकता। तो हमें एसी में से, जुमला सुनिए, एसी में से कोई ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो डीसी जैसा काम करे। दैट वैल्यू इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दैट वैल्यू ऑफ एसी which definition आगे पेज पे लिखी हुई है, दैट वैल्यू ऑफ एसी which produces same heating effect as by equivalent डीसी is called as आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ये मैंने बात लिखी है। असल में इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर हम एक एवरेज वैल्यू लें, एवरेज वोल्टेज निकालें पूरे साइकिल के, तो जीरो आते हैं। देखिए, प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट जीरो आ जाएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर साइकिल जीरो। लेकिन पावर डेसिपेशन तो जीरो नहीं हो रही, पावर तो सप्लाई होती है सर्किट से। इसका मतलब है हम एवरेज वैल्यू नहीं लेंगे, मीन नहीं लेंगे, मीन वैल्यू नहीं लेंगे, बल्कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को पढ़ने का तरीकाकार क्या है वो अभी आगे मैं क्लियर करूंगा भी। तो आप देखें कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को पढ़ने का ये तरीकाकार है। सर क्या? आप राइट साइड से पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले स्क्वायर करें, फिर मीन करें, फिर रूट करें। अभी मैं क्वेश्चन भी लूंगा, आपको समझ आ जाएगी बात। तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेंगे। यहाँ तक तो ये बात समझ आ गई कि हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को डिफाइन करेंगे और हम एसी का रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं। क्यों? डीसी जैसा इफेक्ट पैदा करने के लिए। अच्छा, मजीद ये बात अभी हम सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। जी देखिए कि जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरा देखिएगा इस डायग्राम को। देखें, इस डायग्राम में आप देखें, ये हमारे पास है एसी। ये ब्लू कर्व जो है, ब्लू कर्व को देखें, ये एसी है। ठीक है, मैं इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना चाहता, तो आरएमएस निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर करूंगा। ये पॉजिटिव का स्क्वायर करूंगा, फर्ज करो ये प्लस वी नॉट प्लस 5 है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो वो 25 हो जाएगा। मैं यहाँ चला जाऊंगा स्क्वायर। अब माइनस वी नॉट का भी स्क्वायर करूंगा, तो माइनस वी नॉट का भी स्क्वायर करें तो प्लस वी नॉट स्क्वायर आएगा वो। तो ये माइनस वाले वी नॉट, ये जो नीचे माइनस वी नॉट, इसका स्क्वायर ये है तो वो भी 25 ही आया। अगर ये -5, आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है सर, ये बात समझ गए। अब ये हमने क्या वैल्यू ली है बेटा? अभी तक हमने निकाली है सर इसकी वैल्यू, सर स्क्वायर किया आपने। ठीक है सर, दोनों का स्क्वायर किया, हम यहाँ पहुंच गए। लेकिन अब ये नीचे वाला हाफ कट गया। ठीक है सर, अब हमारी वैल्यू यहाँ से है 0 से लेकर वी नॉट के। अब हम अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप मैंने आपको सिखाया अभी कि हमने रूट मीन स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले स्क्वायर किया, अब मीन निकालेंगे। अब मीन निकालने लगे। किस किस का मीन निकालेंगे जरा देखें आप। सर हम मीन निकालेंगे, मैं यहाँ इसके साथ रख देता हूँ। सर मीन किसका? अब 0 है हमारे पास और वी नॉट स्क्वायर है, इन दोनों का मीन निकालेंगे। हमारा करंट डीसी बन चुका है, ऊपर डीसी करंट है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। तो अब 0 और वी नॉट स्क्वायर का मीन निकालें। मीन स्क्वायर यानी 0 प्लस वी नॉट स्क्वायर ओवर 2।
ये वी नॉट स्क्वायर ओवर 2 आ गया, ठीक है। यहाँ करके पहुंच जाएंगे आप हाफ तक, वी नॉट स्क्वायर ओवर 2 यहाँ। अब आप स्क्वायर रूट लेंगे, इधर मीन स्क्वायर तो पहले था, अब रूट मीन स्क्वायर बन गया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, वी नॉट ओवर अंडर रूट 2, वो वैल्यू आई है 0.7। यानी 0.7 का ये मतलब है कि अगर ये फर्ज करें 1 है यहाँ तक, तो यहाँ करके 0.7 होगा। ये जो लाइन मैंने डॉटेड शो की है ये RMS वैल्यू दे रही है, ये पूरी पीक वैल्यू थी, ये अपनी ये वाली पीक है और ये RMS है। तो यहाँ से ये तो क्लियर करेंगे जो पीक वैल्यू होती है वो RMS से ज्यादा है, ठीक है। तो हमने RMS वैल्यू जो निकाली है वो असल में पीक का 70% सिर्फ निकला है, इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है सर। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज RMS वैल्यू। डेफिनेशन लिखी है, दैट वैल्यू ऑफ AC which produce same heating effect as by equivalent DC called। तो RMS किसका लेते हैं? AC का, ठीक है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अब इसके अंदर बहुत सारे इसके फॉर्मूलाज हैं, वो भी क्लियर कर लें हम 2-4 बातों में। देखो आप ये 3 MCQ तो याद रखें सर, क्या कि जो वोल्टेजेस की मीन वैल्यू होती है वो भी 0 होती है, मीन स्क्वायर 0 नहीं होती, और रूट मीन स्क्वायर भी 0 नहीं होती। सर ये बात क्लियर होगी। तो अब फार्मूलाज को जरा याद करना है आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जहां से आपके क्वेश्चन करने हैं सारे। वी नॉट ओवर अंडर रूट 2, ठीक, 0.707 बनता है वी नॉट का, या 70%। अब वी नॉट को इधर रखें, इसको इधर ले जाए अंडर रूट 2, तो वी नॉट अंडर रूट 2 VRMS के बराबर होगा। अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.411, ठीक है। ये वोल्टेजेस के लिए, तो करंट के लिए भी ऐसे ही फार्मूले बनेंगे, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, देखें मसलन हमारे पास वैल्यू है जी, पीक वैल्यू है 5 इंटू अंडर रूट 2 वोल्ट। तो आप RMS निकालें, तो RMS का फार्मूला है वी नॉट ओवर अंडर रूट 2। वी नॉट की वैल्यू है 5 इंटू अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2, कट गया, तो आंसर आया 5 वोल्ट। ये आंसर 5 वोल्ट है सर, ठीक है। ये बात होगी कि आप पीक दे के RMS पूछा था। अच्छा अब हमारे घरों में जो वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं वो 220 है, तो जब कुछ ना कहा जाए, मैं जनरल वोल्टेज कह देता हूँ 220, तो उसका मतलब है वो RMS होगी। ऑल वैल्यूज आर RMS अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जितने वोल्टेजेस आप कहते हो ना वो सारे RMS ही होते हैं जब तक कोई और बताया ना जाए। अगर मैंने पीक कहना होगा तो मैं कहूंगा, पीक टू पीक कहना होगा तो मैं कहूंगा, DC कहना होगा, वो कुछ नहीं कह रहा तो RMS है। पर हमारे घरों में 220 वोल्ट जो है RMS है, तो उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी? तो आप निकालें जरा, पीक वैल्यू का फार्मूला अभी सीखा, वी नॉट इज इक्वल अंडर रूट 2 VRMS। ये आ गया अंडर रूट 2 इंटू VRMS, वैल्यू 220 है, इसको इससे सॉल्व करें 311। फिर जो पीक वोल्टेजेस आ रहे हैं वो 311 है, और जो उसकी RMS वैल्यू है वो 220 है। सर ये बात समझ आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई क्वेश्चन, इस ये क्वेश्चन आप पढ़े, इसका आंसर आप लोगों ने देना, जरा पढ़े स्टूडेंट्स। आशिर आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है आवाज। जी जी, अब ये क्वेश्चन पढ़े जरा ध्यान से। The heating effect of 10 ampere AC is same as the rate of heating of DC of। हमने जब RMS वैल्यू निकाल लिया है, तो RMS वैल्यू जो निकली है वो इक्वलेंट है किसके? DC के, बिल्कुल। तो अगर 10 एम्पेयर AC है तो उसका इफेक्ट DC के कितने बिल्कुल बराबर होगा? बताइए, शाबाश। इट विल बी 10 एम्पेयर DC। ध्यान से पढ़ लें। आई थिंक योर आइडिया इज क्लियर स्टूडेंट्स। बेटा जी ओके हो गया? अच्छा अब ये एग्जाम में आपको सिर्फ 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, RMS वैल्यू। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, वो आपको याद होनी चाहिए, और आपको इसके फार्मूलाए याद होने चाहिए। जो फार्मूलाज मैंने लिखवाए हैं वो आपको याद होने चाहिए, ये वाले VRMS, ये सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन बाकी सारी चीजें, बातें करने का मकसद सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। ये आपको कॉन्सेप्ट सही हो, ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद करने हैं। सर जी MCQ समझ नहीं आई। ये वाला मैं करवाता हूँ, MCQ करवाता हूँ, गुड, अच्छा हो गया। ये फार्मूलाज आपने तैयार करने हैं, ठीक है बेटा। अब MCQ ये था, मैंने कहा कि हम ना AC की RMS वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और वो जो AC की RMS वैल्यू निकलती है जो किस जैसा काम करती है, अब बोलो जरा शाबाश, DC जैसा, ठीक है। ओके सर। तो मैंने कहा कि रेट ऑफ हीटिंग ऑफ 10 एम्पेयर AC लिया है, जनरल 10 एम्पेयर लिखा है, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? ये सिर्फ बताओ, जनरल लिखा है तो ये कौन सी होगी? RMS ही होगी। RMS। तो ये 10 एम्पेयर RMS जो है वो DC कितने के बराबर होगी? 10 एम्पेयर के बराबर ही होगी ना, सही है। क्लियर हो गया अब यस पॉइंट? सर।
ठीक है। Yes, sir. चलो ये हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया, लेकिन ये एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा टाइम लगाया, आपको सारी बातें समझाई हैं मैंने। ठीक है सर। अच्छा, मैं अब एक और आरएमएस के लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपको और ज्यादा अच्छी समझ आ जाए, कभी जिंदगी में आ रहा आपको आरएमएस वैल्यू की जरूरत पड़े तो यू वुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन। हमारे पास फर्ज करें ये हमारे पास कुछ वोल्टेजेस हैं 1 2 3 वोल्ट, तो आपसे कहता है कि इसकी आरएमएस वैल्यू निकालें सबकी। तो अब आपने तरीका क्या सीखा? सबसे पहले स्क्वायर करें, फिर मीन करें, फिर रूट करें। सबसे पहले स्क्वायर करो, इन सब का कर लिया स्क्वायर, फिर मीन के लिए 3 पे क्या कर देंगे डिवाइड, ये मीन स्क्वायर वैल्यू आई। अब अगर आपने क्या निकालना है बताओ, शाबाश, रूट। अगर आपने रूट निकाला तो रूट निकालें, ये मेरे पास वी आर एम एस वोल्टेज आएंगे। बेटा आपको समझ आई है आर एम एस की रियल सेंस का मतलब क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? कि सबसे पहले सारी वैल्यूज का स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। जी बोलिए स्टूडेंट्स। Yes, sir. ओके हो गया। अब एक छोटी सी बात और करके तो हम बात को रोकेंगे स्टूडेंट्स। अब गौर से सुनिए, इस चैप्टर में कल से जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि हमने ये जो एसी करंट पढ़ा है, ये एसी करंट हम अगर किसी रेजिस्टर को दे दें तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, हम किसी इंडक्टर को दे दें तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, हम किसी कैपेसिटर पे अप्लाई करें तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। हमने एसी करंट पढ़ना है। जुमला सुनिए, तो वहां हम बार बार बात कर रहे होंगे लीड और लैग की। मसलन अभी कल प्रूव करेंगे, लेकिन अभी एक जुमला मैं बोल देता हूं कि कैपेसिटर में करंट लीड करेगा वोल्टेज को। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा वोल्टेज को। ठीक है सर। तो उसका क्या मतलब होगा, वहां हम ये बात देखेंगे। लीड और लैग को समझोगे हम बात को। लीड और लैग का मतलब जहां पहले समझ लेते हैं एक जनरल सी बात लेके, कि बार बार लीड और लैग की बातें होंगी, तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेके पहले आज समझते हैं कि लीड और लैग का मतलब क्या है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? गॉट इट? जी बोलें। अब जरा बात करते हैं, जरा Yes, ध्यान, sir. जनरल बात करते हैं। ये मेरे पास एक वेव है, ये ब्लू। ठीक हो सर? ये मेरे पास वेव है, ये जो है ब्लू कलर की, इसके ऊपर में वैल्यूज लिखी हुई है मैंने वोल्टेजेस की। सर 0, π/2, पाई, 3π/2 और पाई। ठीक है सर? ठीक। अब एक और वेव को देखें, ये जो शुरू यहां से हो रही है पीक से, ये डॉटेड जो है, ये ग्रीन कलर की जो वेव है। ठीक है सर? ठीक है। अब ये शुरू ही π/2 से हुई है। π/2 यानी पीछे 0 होगा ना, 0 से शुरू हुई होगी पीछे कहीं, तो यहाँ तक π/2 तक पहुंच चुकी है। तो π/2 से शुरू हुई, तो यहाँ पाई बन गया। ऊपर लिखी है इसकी वैल्यूज मैंने ब्लैक कलर में, पाई, 3π/2, 2π और 5π/2, यानी π/2 मैं ऐड करता जा रहा हूँ। सही है, दो वेव्स मैंने बना दी। आप किसी पोजीशन पे इनके एंगल्स देखें, मसलन आप इस पॉइंट पे देखें जरा, इस पॉइंट बी का जो एंगल है, अच्छा ए का एंगल इस पोजीशन पे कितना है, ए का पाई, और बी का कितना है, नीचे बी का लिखा हुआ है ये ब्लू में, π/2। डिफरेंस कितना आएगा, पाई में से π/2। और शुरू वाली पोजीशन पे देखें, जो शुरू वाली पोजीशन है यहाँ ए का एंगल कितना है, π/2, बी का एंगल कितना है, 0, तो फर्क कितना है, π/2। अब एंड तक जाके आप किसी भी पोजीशन पे निकालें, दोनों में कॉन्स्टेंटली फेज डिफरेंस कितना आ रहा होगा बताएं, शाबाश, π/2। ये बात समझ आइए आपको? बोलें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स। Yes, sir. ओके। इसका मतलब है, अगर मैं ये जुमला बोलूं, मैं कहूं कि आप गौर करें, ए जो है वो बी से आगे आगे चल रहा है, कितना, π/2, तो हम कहेंगे ए लीड कर रहा है बी को, कितने एंगल से, π/2 से। तो ये जुमला मैंने लिखा है, ए लीड्स बी बाय π/2। ए लीड कर रहा है बी को π/2 से। ठीक है? या उल्ट बोले, बी लैग कर रहा है ए को बाय π/2, तो दोनों बातें ठीक है। जी ओके, ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। एक जनरल एग्जांपल हमने लिया है। ठीक है सर? अब आगे मैं ये जुमला बोल दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां तक जो जनरल बात क्लियर होगी, लीड और लैग का मतलब ये होता है। ठीक है? अब मैं ये जुमला बोलने लगा हूं कि अगर हम इनकी वेक्टर डायग्राम बनाएं दोनों की,
इन दोनों की वेक्टर डायग्राम हम बनाएंगे आगे जाके, वेक्टर डायग्राम। तो उसमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिवली बढ़ रहा होता है, इसको अलोंग एक्स एक्सिस लिखें आप, ये बी है। और जो दूसरा लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, उसको कैसे शो करना है, आप देखें ए जो है वो लीड कर रहा है, तो इसकी लाइन ऊपर को ड्रा करनी है। ये हम कहते हैं वेक्टर डायग्राम बन गई। फिर से दोबारा सुने, रेफरेंस किसको लेना है आमतौर पर, जो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिवली बढ़ रहा है। तो वो कौन था जो 0 से स्टार्ट हो रहा था, पॉजिटिवली बढ़ रहा था, बी। जी स्टूडेंट्स बोले, रेफरेंस किसको लिया है, रेफरेंस किसको लिया है जो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिवली बढ़ रहा है, हाशिर। बी को सर। तो फिर ए को आप देखना है, ए इसको लीड कर रहा है, लैग ए जो है वो लीड कर रहा है, नजर आ रहा है, वो आगे आगे चल रहा था, अभी प्रूव किया। तो ए लीड कर रहा है तो उसका लाइन ऊपर लगाएंगे, यहाँ ऊपर को लाइन लगा दी। अगर ये ए लैग कर रहा होता तो हम लाइन इसकी नीचे को लगाते, हम कहते बी लैग कर रहा है, ये जो ए लैग कर रहा है, ए लैग कर रहा है बी को। सही है जी, ये बातें समझ आ गई हैं, ठीक है, आगे भी चलेंगे, कल भी बात होगी। अब मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट जुमला ऐड करने लगा, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। असल में यहाँ हम कहेंगे आगे जाके कैपेसिटर में, यहाँ हम कहेंगे जी वोल्टेज को करंट लीड कर रहा है, तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी, हम उसकी डायग्राम ये बनाएंगे, कहेंगे करंट लीड कर रहा है वो। इसका ये मतलब नहीं है, जुमला सुनिए, कि कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट यूं चलते हैं एक दूसरे, एक इधर चलता है एक इधर चलता है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। ये डायग्राम से समझाया, यहाँ जो थीटा होगा ना, ये थीटा, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा, ये टाइम डिफरेंस दे रहा होगा। पॉइंट सीखें, इट इज टेक्निकल पॉइंट। आप वेक्टर्स की दुनिया में देखें, वेक्टर्स की दुनिया में थीटा क्या बताता है, डायरेक्शन। वेक्टर्स की दुनिया में थीटा क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन बता रहा होता है। लेकिन ये जो वोल्टेज और करंट हैं, ये तो जाहिर है आपको पता है, स्केलर्स लेते हैं ना हम जनरल, तो ये एक्चुअली इनको फेजर क्वांटिटी कहते हैं, ये नया वर्ड है आपके लिए, फेजर। इन में वेक्टर और फेजर में ये फर्क है सिर्फ कि यहाँ जो थीटा होता है ना फेजर में, वो डायरेक्शन नहीं बता रहा होता, यानी कि ये वोल्टेज और करंट ऐसे नहीं चल रहे, बल्कि टाइम का फर्क है। इन टाइम का फर्क का मतलब क्या, करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है, पीछे है। मेरे ख्याल में बात क्लिक कर गई है, ओके। फिर से कि वोल्टेज और करंट जो है ये नजर तो यहाँ परपेंडिकुलर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं मतलब कि परपेंडिकुलर चल रहे होंगे, यहाँ जो थीटा है वो डायरेक्शन का नहीं है, वो टाइम के फर्क का है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो अगर कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो तो हम एंगल के फर्क को टाइम के फर्क के तौर पर लिख सकते हैं। तो यहाँ टाइम का फर्क आएगा, ये पॉइंट वाकई टेक्निकल है। समझ आया कुछ स्टूडेंट्स, यू गॉट इट? यस सर। हमने कहा करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। तो डायग्राम बनाइए, यहाँ थीटा जो है वो डायरेक्शन का नहीं बल्कि टाइम के फर्क का है। तो हम यहाँ टाइम के फर्क के तौर पर लिख भी सकते हैं। बात सुनिएगा, मसलन इस सवाल में ऊपर वाले में मैंने कहा ए जो है वो π/2 से बी को लीड कर रहा है एंगल से। तो अब π/2 का टाइम हो, π/2 का एंगल हो तो कितना टाइम बनेगा ये जानना चाहते हैं। π/2 एंगल हो तो टाइम कितना बनता है, π/2 एंगल हो तो टाइम कितना बनता है, ये मैंने बोला π/2 एंगल हो तो टाइम कितना बनता है। एग्जांपल ले लेते हैं, पूरा 2 हो ना टाइम पीरियड पूरी वेव का, तो टी टाइम बनता है, याद रखें। एंगल पूरी वेव का 2 होता है, टाइम टी होता है। यहाँ से π/2 बनाने के लिए ना मैंने 4 पे डिवाइड किया दोनों तरफ, 4 पे टाइम को 1/4f लिख लें। फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान में 50 है, यहाँ 50 इंटू 4 किया 1/200 से। तो अब ये हम जुमला बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए था वो बी को कितने टाइम से लीड कर रहा था, 1/200 सेकेंड से, 1/200 सेकेंड से लीड कर रहा था। बात सिर्फ बुनियाद ये बांधना चाहता हूँ कि भाई यहाँ जो हम बातें करेंगे एंगल्स की, थीटा की, वो डायरेक्शन नहीं होगी, वो टाइम का डिफरेंस होगा। और फिर मैंने ये प्रूव किया है कि एंगल के फर्क को टाइम के फर्क के तौर पर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आई थिंक यू गॉट इट जी। स्टूडेंट्स यस सर। अब हम कल मूव करेंगे टूवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चन। पहले यहाँ हम बात को रोक रहे हैं इंशाल्लाह जी, ठीक है स्टूडेंट्स? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, ओके जी। ये पेजेस मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप में आप लोगों के, ले जी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।